गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम तरंग प्रकाश की पाठ से व्यतिकरण, फ्रिंज चौड़ाई और ब्रूस्टर के नियम इससे संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। इससे संबंधित आंकिक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर के लिए पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कुछ आंकिक प्रश्न। इसके लिए पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। तरंगें व्यतिकरण करती है, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में तीव्रताओं का अनुपात दिया हुआ है, हमें अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात करना है। इसको हल कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 को, माना तरंगों की तीव्रताएं क्रमशः I1 व I2 है। I1 व I2 है। तब प्रश्नानुसार प्रश्न में तीव्रताओं का अनुपात दिया हुआ है I1 अनुपात I2, इसके बराबर है 1:9। तो यहां से होगा I1 के बटे में I2 आ जाएगा, 1 बटे इधर होगा 9। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। लेकिन हम पहले पढ़ चुके हैं कि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए I1 I2 इसके बराबर होगा A1 का स्क्वायर अपान A2 का स्क्वायर। A1 पहले तरंग का आयाम है और A2 दूसरे तरंग का आयाम है। इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो यहां से मान निकल जाएगा A1 का स्क्वायर अपान A2 का स्क्वायर। इसके बराबर होगा 1/9। वर्ग हटेगा, बराबर के उस तरफ वर्गमूल लगेगा, और जब वर्गमूल हटेगा तब ये होगा A1 A2 के बराबर 1/9, 1/3। वर्ग हटने के बाद ये होगा 1/3। यहां से हम इसके बराबर लेते हैं x। A1 के बराबर होगा x और A2 के बराबर 3x। इसके बाद हमारे पास सूत्र होता है अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का। I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, नीचे होगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र है हमारे पास। ये सूत्र मान रख देंगे। A1 के जगह में x लेंगे और A2 के जगह में 3x। तब ये होगा I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इक्वल टू x प्लस 3x का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 3x का होल स्क्वायर। x और 3x आपस में जुड़ेगा, ये होगा 4x का स्क्वायर, यहाँ घटाने के बाद माइनस 2x का स्क्वायर। वर्ग कर देंगे तो 16x स्क्वायर, नीचे में 4x स्क्वायर। x स्क्वायर आपस में कटेगा, 4 के पहाड़े 4 बार में कटेगा 1 बार में। तो यहां से मान आएगा हमारे पास I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इक्वल टू 4/1। ये इसी हम अनुपात के रूप में लिखना चाहेंगे तब ये होगा 4:1। यहां से हम लिख सकते हैं I मैक्सिमम I मिनिमम, इसके बराबर होगा 4:1। ये हमारा आंसर है। इसमें तीव्रता का मान दिया हुआ था I1 और I2 का, हमको निकालना था I मैक्सिमम और I मिनिमम, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। तो I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम इक्वल टू 4:1। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 फ्रिंज चौड़ाई से संबंधित है। फ्रिंज चौड़ाई में हमारे पास सूत्र होता है फ्रिंज चौड़ाई के लिए
फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र है बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपान स्मॉल डी। बीटा को कहते हैं फ्रिंज चौड़ाई, लैम्डा ये तरंग दैर्घ्य है, कैपिटल डी स्लिटों से पर्दे की दूरी और स्मॉल डी दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। यहां पर किसी तीन का मान दिया रहेगा, हमें चौथे का मान निकालना है। और एक बात हमें यहाँ विशेष ध्यान देना है, सभी का मात्रक एक जैसे होना चाहिए। सभी को हम मीटर में बदल देंगे। सबसे पहले यहाँ पर तरंग दैर्घ्य को या तो नैनोमीटर में दिया रहता है या फिर एंगस्ट्रम में, और स्लिटों के बीच की दूरी ये मिलीमीटर में होता है। तो सभी को हमें सबसे पहले मीटर में बदलना है, तब आगे प्रश्न को हल करना है। इसके लिए प्रश्न क्रमांक 2, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। स्लिटों से पर्दे की दूरी 1 मीटर और 500 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के नीला हरा प्रकाश इस पर आपतित होता है, तो फ्रिंज चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें फ्रिंज चौड़ाई का मान ज्ञात करना है। इसको हल कर लेंगे प्रश्न क्रमांक 2 को। इसको हल करेंगे। दूसरा को दिया है, सबसे पहले हमारे पास यहां मान दिया है स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी। तो इस दूरी को हम स्मॉल डी से दिखाते हैं। स्मॉल डी के बराबर मान हमारे पास दिया है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। इसको चेंज करने के लिए 10⁻³ से ऊपर में गुना कर देंगे, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। मिलीमीटर को हटाने के लिए 10⁻³ से यहाँ गुना कर दिए। इसके बाद दूसरा मान दिया है कैपिटल डी, पर्दे की दूरी। तो कैपिटल डी के बराबर है 1 मीटर। ये पहले से मीटर में है, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दिया है तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य लैम्डा के बराबर दिया है 500 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से गुना कर देंगे। इस प्रकार से सभी चेंज हो गया। यहां से हमको ज्ञात करना है फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई बीटा का मान ज्ञात करना इस प्रश्न में। सूत्र लगा देंगे नीचे से। सूत्र होगा बीटा के बराबर लैम्डा डी अपान स्मॉल डी। यहां से मान रखेंगे, लैम्डा के बराबर हमारे पास मान है 500 गुणा 10⁻³ कैपिटल डी के बराबर है 1 मीटर और स्मॉल डी इसके बराबर है 1 गुणा 10⁻³ ये सभी मान दिया हुआ है। इसको आगे हल कर लेंगे हम। यहां से घात में जो ऋण 3 है ये ऊपर चले जाएगा, ऋण 9 में से 3 कम हो जाएगा। आधार समान है तो यहाँ पर सूत्र लगता है घातांक विधि से, तो ऋण 3 जो है ऊपर जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ से बीटा के बराबर होगा 500 गुणा 10⁻³ ऋण 3 ऊपर जुड़ेगा तो ये होगा +3। तो बीटा के बराबर 500 गुणा 10⁻³ तो बीटा के बराबर ले सकते इसको हम आगे इसके स्टेप में 0.5 × 10⁻³ यहाँ से हम 10⁻³ को हटा दिए हैं। अब ये मीटर को हटा देंगे तो मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा, तो बीटा के बराबर होगा 0.5 मिलीमीटर। 500 के यहाँ से हटा दिए। सबसे पहले हम यहाँ पर 10⁻³ को पहले हटाएंगे तो 500 बन जाएगा 0.5 और यहाँ बचेगा 10⁻³ फिर 10⁻³ को हटा देंगे तो ये बन जाएगा मिलीमीटर। इस प्रकार से हम दूसरे प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद आगे जाएंगे प्रश्न क्रमांक 3। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिट से पर्दे की दूरी 1.5 मीटर है। 6000 एंगस्ट्रम प्रकाश के लिए फ्रिंज चौड़ाई 1.0 मिलीमीटर है। स्लिटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें हमें स्मॉल डी का मान ज्ञात करना है, स्लिटों के बीच की दूरी। प्रश्न क्रमांक 3 में
अब आगे हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 3। दिया है प्रश्न क्रमांक 3 में सबसे पहले यहां पर दिया है पर्दे की दूरी कैपिटल डी के बराबर है हमारे पास है मान 1.5 मीटर। दूसरा मान दिया है तरंग दैर्ध्य, इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बराबर दिया है 6000 एंगस्ट्रम। 6000 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम को हटा देंगे यहाँ से, तो इसको हटाने के लिए 10 की घात ऋण 10 से गुना कर देंगे, फिर चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगला मान दिया है फ्रिंज चौड़ाई बीटा के बराबर दिया है 1.0 मिलीमीटर। इसको फिर से चेंज कर देंगे तो बीटा के बराबर होगा 1 गुणा 10 की घात ऋण 3 और ये बन जाएगा मीटर में। फिर से सूत्र लगा देंगे नीचे से फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र होगा बीटा के बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी बराबर किस तरफ आ जाएगा तो डी के बराबर होगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन बीटा। मान रखेंगे यहाँ फिर से वापस लैम्डा के बराबर हमारे पास वैल्यू है 6000 गुना 10 की घात ऋण 10, कैपिटल डी इसका मान है 1.5 और बीटा का मान 1 गुणा 10 की घात ऋण 3। यहां से ऋण 3 फिर से ऊपर चले जाएगा, ऋण 10 में से 3 कम हो जाएगा और 1.5 को यहां से दशमलव हटा देंगे तभी आगे होगा स्मॉल डी के बराबर 6000 गुणा 10 की घात ऋण 10, तो यहां से ऋण 3 ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाके जुड़ जाएगा। ये यहां से 1.5 लिखा है वो 15 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके नीचे लिखेंगे 10, एक जीरो आपस में कट जाएगा तो स्मॉल डी के बराबर होगा 600 और 10 की घात ऋण 7 गुणा 15। यहां से गुणा कर सकते हैं 15 का गुणा करने के बाद होगा 9000 और 10 की घात ऋण 7। फिर से यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ से घात को कम कर लेंगे हम तो ये होगा 0.9 इंटू 10⁻³ अभी भी ये मीटर में है, मीटर को आगे हम चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा मिलीमीटर। तब ये होगा 10 की घात ऋण 3 यहाँ से हट जाएगा तो स्मॉल डी के बराबर होगा 0.9 मिलीमीटर। ये हमारा आंसर है। यहां से 10 की घात ऋण 3 हट गया तो मीटर जो है मिलीमीटर में चेंज हो गया। इसके बाद लास्ट प्रश्न ब्रूस्टर के नियम से संबंधित है। इसमें एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 अंश है, अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में ध्रुवण कोण का मान दिया है, हमें अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है। इसको हल कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है ध्रुवण कोण IB इसके बराबर दिया है 60 अंश। हमें अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है, अपवर्तनांक म्यू का मान ज्ञात करना है। फिर से सूत्र लगा देंगे इसके आगे हम, तो म्यू के बराबर होता है हम जानते हैं tan IB। ये सूत्र है हमारे पास। इस सूत्र में IB की जगह में 60 अंश रख देंगे तो 60 अंश का मान tan 60 का मान होता है √3। इस प्रकार से अपवर्तनांक के बराबर आ जाएगा वर्गमूल में 3। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम हल कर लेंगे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न जो है जरूर पेपर में पूछा जाता है।